वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एफसीसी लेटिस इज़ 6, 8, 10 या 12। इसका जो राइट आंसर है वो है 12। एफसीसी में 12 होते हैं, बीसीसी में 8 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 6 होते हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन इज नोन एज फोटोन, फोनॉन्स, मैग्नॉन्स या ग्रेविटॉन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है फोनॉन्स। यहाँ लेटेस्ट वाइब्रेशन की जगह इलास्टिक वेव भी आ सकता है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा? फोनॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन मेटल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, क्वांटम मैक्सिमम एनर्जी, सरफेस एनर्जी या फर्मी एनर्जी। ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेम्परेचर एट विच फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, कन्वर्टिंग टेम्परेचर या नील टेम्परेचर। देखो, या तो फेरी आ जाए या एंटी फेरो आ जाए। तो इस वक्त जब फेरी हो या एंटी फेरो जो है ये कन्वर्ट होता है पैरा में, ऐसे टेम्परेचर कहते हैं नील टेम्परेचर। जबकि सिंपल जब फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो पैरा में उसको कहते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। ठीक हो गया। इस राइट आंसर क्या हुआ? नील टेम्परेचर। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह है फेरी मैग्नेटिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टल इन विच periodicity ऑफ द लेटिस डजेंट ब्रेक थ्रू आउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड प्योर क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, ग्रेन बाउंड्रीज या पॉली क्रिस्टल मटीरियल्स। ऐसे क्रिस्टल कहते हैं कि ये सिंगल क्रिस्टल है कि पीरियोडिसिटी कहीं भी नहीं टूटती, बिल्कुल सारे क्रिस्टल पीरियोडिसिटी कायम रहती है। ठीक है, आइटम्स जो है बिल्कुल पीरियोडिकली अरेंज होते हैं पूरे क्रिस्टल में, ऐसे क्रिस्टल कहते हैं सिंगल क्रिस्टल। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर्स आर डायामैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स या फेरीमैग्नेटिक मटीरियल्स। देखो, सुपर कंडक्टर्स जो हैं ये हैं डायामैग्नेटिक मटीरियल्स। क्यों? क्योंकि जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो सुपर कंडक्टर हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है ना, अपने से साइड पे कर देते हैं। तो ऐसे मटीरियल को कहते हैं दीज मटीरियल आर डायामैग्नेटिक मटीरियल्स। राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट प्रीमिटिव यूनिट सेल? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल वॉल्यूम, इट हैज़ ओनली वन लेटेस्ट पॉइंट, इट इज़ द स्पेशल यूनिट सेल या बोथ ए एंड बी। देखो, प्रीमिटिव सेल में दो खसूसियत होती हैं। एक तो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल वॉल्यूम होता है और इसमें लेटेस्ट पॉइंट भी 1 होता है। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स? डायामैग्नेटिज्म, टेरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी। देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स जो इन मटेरियल्स में ना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, जबकि डाया में इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो फिर इसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक मूवमेंट्स पैदा होते हैं और उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक हो गया। तो बात क्या हुई कि ये जो मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें एटम्स के पास इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स नहीं होते। ठीक हो गया। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि हर मटेरियल में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? ए, डायामैग्नेटिज्म। जबकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी वेस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या ऑल ऑफ दिस। देखो, क्यूरी वेस लॉ जो है ना ये एप्लीकेबल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे। ठीक है, अगर आता क्यूरी लॉ वो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक हो गया। तो इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लेटिस इज सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी या नॉन ऑफ दिस। देखो, बीसीसी का रेसिप्रोकल होता है एफसीसी, एफसीसी का होता है बीसीसी, सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही होते हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी लेटिस इज 44%, 52, 68 या 74। एफसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन होती है 74%। ठीक हो गया। बीसीसी की होती है 68, सिंपल क्यूबिक की होती है 52। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी या ड्यूलोंग एंड पिटेट्स लॉ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। देखो, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक स्पेसिफिक हीट जो है ना सॉलिड की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the boundary that separates the filled state of electrons and the empty state in metals at absolute zero temperature is called partition surface, tunneling surface, Fermi surface या हैरिसन सरफेस। ऐसी सरफेस को कहते हैं फर्मी सरफेस। देखो, पहले सवाल आया था फर्मी एनर्जी और ये है फर्मी सरफेस, इसको फर्मी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, बात समझे हो? तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? सी। ऐसी सरफेस को कहते हैं फर्मी सरफेस। सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ ज़ीरो ई एफ फर्मी एनर्जी, या 1/5 ई एफ, या 3/5 ई एफ। देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है ना एनर्जी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ज़ीरो नहीं होती, याद रखना, ठीक है। अब देखो मुख्तलिफ शेल्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, इसमें मुख्तलिफ शेल्स बने होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम बिल्कुल टॉप पे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज एनर्जी क्या होती है। जो एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं ना उसका आंसर होता है 3/5 ई एफ, ठीक है। सॉरी, डी इज़ द राइट आंसर। ये एक एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी प्लास्टिकली डिफॉर्म बिफोर बीइंग ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, प्लस प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, या डक्टाइलिटी ऑफ अ मटेरियल। देखो इस एबिलिटी को कहते हैं, राइट आंसर क्या हुआ, डी। ये जो है ना पहले प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है फिर टूटता है, ठीक है। अगर ब्रिटलनेस वो होता है प्लास्टिकली डिफॉर्म हुए बगैर ही अगर मटेरियल टूट जाए उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल। और इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है, देखो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें मटेरियल जो है ना डिफॉर्म होता है, जब स्ट्रेस हटाएं वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, जब स्ट्रेस रिमूव करें मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इस पर राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटर्स इन 3D इज 5, 8, 12 या 14। इसका जो राइट आंसर है वो है 14, ठीक हो गया। आपको 2D में पता होना चाहिए कितने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ E इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है ना, अगर E फर्मी एनर्जी के बराबर हो देन एफ ई फर्मी ड्रॉक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी इक्वल टू 0, 1 या 0.5 या इन्फिनाइट। देखो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इसका राइट आंसर है 0.5 भी आता है या हाफ भी आता है। अगर E लेस देन ई एफ हो तो फिर तो एफ ऑफ ई 1 के बराबर होगा, अगर इक्वल हो 0.5, अगर बराबर E ग्रेटर देन पूछा जाए ई एफ देन फिर एफ ऑफ ई 0 के बराबर होगा, ठीक हो गया। आपको तीनों पता होना चाहिए। राइट आंसर इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, सी 0.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द बैंड गैप ऑफ अ मटेरियल इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 0.4 माइक्रोमीटर, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 या 3.1। देखो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इसका जो शॉर्टेस्ट आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ये देखो एक फार्मूला दिया गया है ई जी इज इक्वल टू 1.24 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है। इसके नीचे आपने लिखनी है वेवलेंथ जो दी गई है, ठीक है। वेवलेंथ है 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये लिखा माइक्रो होता है 10⁻⁶। अगर ये जवाब दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आपने सिंपल 1.24 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ लिखना है, नीचे जो वेवलेंथ दी गई है वो लिखना है, कैलकुलेट कैंसिल आउट करके जवाब सिंपल आपका आ जाएगा 3.1 और जवाब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा वो, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। तो राइट आंसर क्या हुआ, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी इज़ द राइट आंसर। हम इस तरीके से बैंड गैप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when temperature increases magnetic susceptibility of paramagnetic materials increases, decreases या remains constant या becomes zero। देखो आपको पता है कि magnetic susceptibility is equal to C/T, ठीक है ना, क्यूरी लॉ। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है इन्वर्स रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक हो गया। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The field which is required to make the magnetization zero in MH curve is called controlling field, quantum field, forcing field या coercive field। ऐसी फील्ड को हम कहते हैं coercive field, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है The strength of magnetic field required to magnetize a material depends on direction. This principle is called magnetic isotropy, magnetic field quantum phenomena, magnetic isotope effect या magnetic anisotropy। देखो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करें इसको कहते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, ठीक हो गया। अब देखो होता क्या है, अगर हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में अगर फील्ड अप्लाई करें ना उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होती है डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एक डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा होगी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, किसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे फील्ड तो मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या होगा, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, ये ऑप्शंस गिवन है, आपको सारों का पता होना चाहिए। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा ये 90 के बराबर होता है, लेकिन ए बी सी, ठीक हो, लेटेस्ट पैरामीटर बराबर नहीं होते। सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू, ये ऑप्शंस गिवन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। देखो ई ट्रांसफर और एक्सियल, जब देखो जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मटेरियल हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी दोनों तरीक़ों से डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो होता है -E ट्रांसफर ओवर E एक्सियल। ट्रांसफ़र क्या होता है,
वर्टिकल उसमें जो चेंज आई है और एक्सियल हॉरिजॉन्टल चेंज आई है, ठीक है। इसका रेशो हम कहते हैं पॉइसन रेशो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when two superconductors are separated by a thin insulating layer then there will be tunneling of super electrons besides normal electrons. This unique phenomena is called super electrons tunneling phenomena, magnetic tunneling phenomena, जोसेम्पसन इफेक्ट या लंदन इफेक्ट। इसका राइट आंसर है सी, इस इफेक्ट कहते हैं जोसेम्पसन इफेक्ट, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच अ मटेरियल इज एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर देन इट इज कूल डाउन स्लोली इज कॉल्ड सिंटरिंग, कैल्सिनेशन या अनीलिंग या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है अनीलिंग। जिन्होंने एमफिल में किया है, क्या कहते हैं, रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की है, उनको तो ये पता होगा, खुद प्रैक्टिकल किया होगा अनीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेमिक्स एंड पॉलीमर्स आर गुड कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट पॉइंट्स इन एफसीसी स्ट्रक्चर आर 1, 2, 4 या 6। देखो लेटेस्ट पॉइंट एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या है? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर या नन ऑफ दीज। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। जब वो दोनों एक स्टेट में होंगे तो पॉली स्क्रीन प्रिंसिपल के मुताबिक उन दोनों की स्पिन जो है, ठीक है ना, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो उनकी स्पिन क्या होगी? एंटी पैरेलल, ठीक हो गया। इसी एंटी पैरेलल स्पिन होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जुड़े रहते हैं, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एवरेज बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज 0.4, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एवरेज तकरीबन बैंड गैप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 34%, 48%, 52 या 76%। इसका राइट आंसर है वो है ए, 34% होती है, ठीक है, डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स आर कॉल्ड ग्लूऑन्स, ग्रेविटॉन्स, मैग्नॉन्स या फोटॉन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नॉन्स, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड फोनोन या इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर को हम कहते हैं एक्साइटोन, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपर पेयर, इनको हम सुपर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, किस में पाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर्स में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, सुपर कंडक्टर में या मैग्नेटिक मटेरियल्स में। देखो कूपर पेयर ये सुपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। बीसीएस थ्योरी के मुताबिक इन्हीं सुपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सुपर कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है electrons move freely and are not affected by the potential produced by the positive ion cores according to free electron model, nearly free electron model, केपी मॉडल या क्वांटम फ्री मॉडल। देखो इलेक्ट्रॉन्स इस किसका कंसेप्ट है जी? इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्रीली मूव करें, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन कोर्स का जो है ना कोई भी उस पर इफेक्ट ना डाले, ठीक है ना, जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है पॉजिटिव आयन कोर्स से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल टोटली फ्री मूव करें मेटल्स में, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का कंसेप्ट है, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल इज गुड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मियोनिक एमिशन, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड या बोथ ए एंड बी। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है ना ये इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, थर्मियोनिक एमिशन को भी, लेकिन ये मॉडल जो है ना बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाना पड़ा नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक हो गया। वो आगे बताता हूँ क्या होता है। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव आयन कोर्स इनसाइड द क्रिस्टल इज 0, 1, कांस्टेंट या पीरियोडिक। राइट आंसर क्या हुआ? डी। अब देखो उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री मूव करते हैं, ठीक है, जबकि नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कहा गया था कि जो पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव आयन कोर्स वैसे वो होता है पीरियोडिक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कांस्टेंट पोटेंशियल मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल में, जो कि पैदा होता है पॉजिटिव आयन कोर की वजह से मेटल में, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस गिवन है। इसका राइट आंसर है पॉली स्क्रीन प्रिंसिपल, डी इज द राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन एग्जिस्ट इन एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक एचसीपी एंड एफसीसी, या राइट डी है बीसीसी एंड एचसीपी। इसका राइट आंसर है एचसीपी और एफसीसी दोनों में 74% पैकिंग फ्रैक्शन होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टिकल डजंट ओबे पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल? प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या लेप्टॉन्स। देखो पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल को जो ओबे करते हैं वो होते हैं फर्मियोन, जिनकी हाफ स्पिन होती है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेप्टॉन्स ये सारे के सारे फर्मियोन्स हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल ये बोजोन्स हैं। तो कौन सा पार्टिकल ओबे नहीं करेगा पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल को? राइट आंसर क्या हुआ? बी अल्फा पार्टिकल ओबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोजोन्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंडक्टर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डैश विथ टेम्परेचर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। देखो कंडक्टर्स में जो है ना कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से। अब इसका फिनोमिना क्या है? एटम जो है वाइब्रेट करते हैं, जब उसको टेम्परेचर बढ़ते हैं तो एटम मज़ीद क्या करते हैं? लॉन्गर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पास करने का रास्ता कम मिलेगा, ठीक है, जिस वजह से जब फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिना होता है सेमीकंडक्टर्स में, उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मस्ट हैव डैश एक्सचेंज इंटीग्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एक्सचेंज इंटीग्रल होता है, ठीक है ना, वो होता है नेगेटिव, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है पॉजिटिव, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या होगा इस वक्त? बी। अकॉर्डिंग टू Weis molecular field theory, internal magnetic field is produced in ferromagnetic materials because of atomic interaction, द इंट्रैक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कूपर पेयर या सुपर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये कहा गया था कि इसके अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मटेरियल खुद ब खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहा गया था, इसमें मज़ीद एक्सप्लेन किया गया था वेस मालिक्यूलर फील्ड थ्योरी में कि ये इंटरनल मालिक्यूलर फील्ड की पैदा होती है। तो उसमें कहा गया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो पैदा होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी। इंट्रैक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है ना फेरोमैग्नेटिक, वो खुद ब खुद ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़, ऑप्शंस गिवन है, इसका जो राइट आंसर है वो है 1043 केल्विन। देखो बस ये कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है, बात पूछता है डिग्री में, बात पूछता है केल्विन में, 2-3 का और भी गिवन होता है, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है ना, एफएससी की बुक में गिवन होगा, देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स पीरियोडिसिटी ऑफ द लेटेस्ट ब्रेक्स एट ग्रेन्स, ग्रेन बाउंड्रीज, क्रिस्टलाइट्स या एवरीवेयर। देखो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में ना बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, और ये ग्रेन्स भी कहते हैं, क्रिस्टलाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रेन्स जो है ना इनको अलहदा करती है ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो ग्रेन्स में तो एटम पीरियोडिकली अरेंज होते हैं, लेकिन जो ग्रेन बाउंड्रीज होते हैं ना ये डिफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पीरियोडिसिटी टूटती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। इन पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में पीरियोडिसिटी ब्रेक कहाँ होती है? ग्रेन बाउंड्रीज में, ये डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्गर वेक्टर इज यूज टू डिस्क्राइब, ये ऑप्शंस गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लिप ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ द स्लिप ऑफ द प्लेन, सॉरी यहाँ प्लेन आना चाहिए, प्लेस नहीं है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज या बोथ ए एंड बी। ये राइट आंसर क्या? डी, दोनों को बताता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन की, स्लिप ऑफ द प्लेन। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कॉल्ड अकोस्टिकल जोन, ऑप्टिकल जोन, ओ जोन, ब्रिलियन जोन या नेबरिंग जोन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रेसिप्रोकल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलियन जोन या ब्रिलियन जोन, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है पोलराइजेशन। अगर क्वेश्चन आता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज मटेरियल्स दैट आर ब्रोकन एज सून एज इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर कॉल्ड फ्रेजाइल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल्स या सेरेमिक मटेरियल्स। जैसे ही इलास्टिक लिमिट आए फ़ौरन टूट जाए मटेरियल, ऐसे मटेरियल कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, पहले वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होंगे फिर टूटेंगे, ठीक है। तो इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल दैट बिकम्स वैनिश्ड व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड आर कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन या मिस्टीरियस डिफॉर्मेशन। देखो
जब हमने स्ट्रेस हटाया, ठीक है ना, जो भी डिफॉर्मेशन हुई थी वो गायब होगी, मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। ऐसे डिफॉर्मेशन कहते हैं कि दिस इज़ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अंटिल डैश इज रीच्ड, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, नन ऑफ दीज। देखो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो है ना स्ट्रेस और जो स्ट्रेन का रिलेशन है बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। ठीक है, कहाँ तक? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम इलास्टिक डिफॉर्मेशन टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, टनलिंग पॉइंट, कन्वर्टिंग जंक्शन, ये यील्ड पॉइंट। देखो एक यील्ड पॉइंट एक है, अगर इसके बाद भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते रहेंगे तो मटेरियल जो है ना परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिक से वो प्लास्टिक में चला जाएगा, डिफॉर्मेशन में हो जाएगी। ठीक है ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट। राइट आंसर क्या होगा? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल लैटिस SCP, इसका जो राइट आंसर है वो है HCP। डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if K shell vacancy is filled by an electron from the M shell then the emitted X-rays are called K alpha, K beta, K gamma या none of these। देखो जब क्या कहते हैं K शेल की वैकेंसी फिल करता है L शेल का इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त जो एक्सरे निकलते हैं उसे कहते हैं K अल्फा। अगर M शेल से पुर कर रहा है, ठीक है ना, M शेल से इलेक्ट्रॉन आके पुर कर रहा है K शेल की वैकेंसी को, तो उसे हम कहेंगे K बीटा। इसी तरीके से ऊपर चले जाओ, KLMN, KLMN से अगर फिल करता है तो उसे कहेंगे K गैमा। इस वक्त क्या राइट आंसर हुआ? बी इज द राइट आंसर, K बीटा रेडिएशन निकलेंगे। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ द टारगेटेड मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेटेड मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, या ऑल ऑफ दिस। अब देखो दो किस्म की एक्सरेज होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स, एक कंटिन्यूस। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेटेड मटेरियल जो भी है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक होगा, राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, atoms vibrate with different frequencies in a solid material according to Debye model, Einstein model, Dulong-Peters law या यूनिवर्सल सॉलिड लॉ। इसका राइट आंसर है वो है Debye मॉडल। इसके मुताबिक एटम जो है ना वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ सॉलिड में। ठीक हो गया। जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक एटम वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन आना था इन सॉलिड्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोनॉन्स, या बोथ ए एंड सी। राइट आंसर है डी। एटम्स के वाइब्रेशन जैसे हम फोनॉन्स कहते हैं, फोनॉन्स की वजह से भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह में मेटल्स में। ठीक हो गया, सॉलिड्स में। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडो ऑफ द एक्स-रे ट्यूब इज यूजली मेड ऑफ टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर या ब्रिलियम। इसका राइट आंसर है वो है डी। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इन इज कॉल्ड आना था। ठीक है ना, इज कॉल्ड पोली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, थर्मोकपल इफेक्ट, या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इट इज़ कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके मुताबिक क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक होता है कि हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of ejecting electrons from metal surface by heating the material is called thermionic emission, cold emission, piezoelectric emission, none of these। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, आपको कोल्ड एमिशन का पता होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ इस वक्त? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल वोल्टेज इज यूज टू डिटरमिन, ये ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। चार्जेस का साइन को भी, डेंसिटी को भी, मोबिलिटी, तीनों को चीज़ को ये बताता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल्स दैट एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, या फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखो अगर तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हो किसी मटेरियल में उसे हम कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अगर होती स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक हो गया, इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। डी इज द राइट आंसर। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज प्रोड्यूस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकॉज ऑफ डोमेन्स एंड डोमेन वॉल्स, इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड, इंट्रैक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऑल ऑफ दिस। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये भी कंसेप्ट होता है कि डोमेन होती हैं और डोमेन वॉल्स होती हैं। ठीक है, इसमें ये भी कंसेप्ट होता है कि इसमें जो होती हैं जो
इंटरनल मॉलिक्यूल फील्ड पैदा होती है जिसकी वजह से मटेरियल जो है ना खुद ब खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, ये भी ठीक है। अब इंटरनल मॉलिक्यूल फील्ड पैदा कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की इंट्रैक्शन की वजह से होती है। तो तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। राइट आंसर क्या हुआ, डी, ऑल ऑफ दीज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है permanent magnetic movements are produced because of orbital motion of electrons, spin motion of electrons, spin motion of nucleons या all of these। इसका राइट आंसर है वो है डी, इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज कैन नॉट अकर इफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज लेस देन 2D, ग्रेटर देन 2D, इक्वल 2D या बोथ ए एंड बी। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज अकर नहीं हो सकती इफ द वेवलेंथ एक्सरेज इज ग्रेटर देन 2D। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ, सी, ये कंडीशन है, that must be fulfilled। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। राइट आंसर क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन photoelectric effect, if the frequency of the incident light increases then kinetic energy of photoelectron increases, stopping potential decreases, photoelectric current increases या the number of photoelectrons increases। देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे E इज इक्वल टू HF तो इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी ज़्यादा देंगे इलेक्ट्रॉन को तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ, ए। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन है स्टॉपिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, हालांकि डिक्रीज नहीं होगा, स्टॉपिक पोटेंशियल बढ़ेगा। जब एनर्जी ज़्यादा हम रोकना होगा तो स्टॉपिक पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो नेगेटिव होती है वो होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक हो गया, अगर बाकी को पता होना चाहिए। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Misner effect, superconductor must have B is equal to 0, E is equal to 0, resistivity is infinite या both A and B। देखो मिसनर इफेक्ट के मुताबिक ये तो आपको पता है कि B is equal to 0 होता है। ठीक है, लेकिन देखना सुपर कंडक्टर्स होते ही वो हैं जिसमें देखो कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, सॉरी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, अब देखो आपको फार्मूला पता है E इज इक्वल टू रो जे। जब रेजिस्टिविटी जीरो हम पुट करेंगे हम, ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू जीरो, तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसमें E इज इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा, ये तो लाजमी कंडीशन है, क्योंकि जब रेजिस्टिविटी जीरो होगी, ठीक है ना, तो E जीरो हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो जे के फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, E जीरो हो गया तो अब B, तो ये मिसनर इफेक्ट का लाजमी फिनोमिना है कि इनसाइड द सुपर कंडक्टर्स जो है ना B भी ज़ीरो होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन मस्ट भी फुलफिल्ड होनी चाहिए, E भी ज़ीरो, B भी ज़ीरो हो। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी, बोथ A एंड B। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सुपर कंडक्टर्स दैट डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट मिसनर इफेक्ट आर कॉल्ड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स को टाइप 1 भी कहते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर्स को टाइप 2 भी कहते हैं, क्वांटम सुपर कंडक्टर या ऑल ऑफ दीज। जो कंप्लीटली मिसनर इफेक्ट को ओबे नहीं करते उसको कहते हैं हम हार्ड सुपर कंडक्टर, जिसको कहते हैं टाइप 2 भी कहते हैं। जो ओबे करें कंप्लीटली उसे हम कहते हैं सॉफ्ट सुपर जो कंप्लीटली ओबे करें उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, उसको हम टाइप 1 भी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ इस वक्त, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू BCS थ्योरी सुपर कंडक्टिविटी इन सुपर कंडक्टर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन वाया लेटेस्ट डिफॉर्मेशन, कूपर पेयर, एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू एनर्जी गैप या ऑल ऑफ दीज। देखो अब BCS थ्योरी में बताया गया था कि सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टिविटी क्यों होती है, तो उसके मुताबिक ये तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं टू प्रोड्यूस सुपर कंडक्टिविटी इन सुपर कंडक्टर। राइट आंसर क्या हुआ, डी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच सुपर कंडक्टिविटी इज डिसअपीयर्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर या डिस्ट्रॉइंग टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर जिस पे सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाए ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। राइट आंसर क्या हुआ, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कैन इजीली बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, BCS थ्योरी या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने भी आपको बताया है कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के लिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फेल हो गया था, तो इसके लिए आया नया मॉडल जिसे हम कहते हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, बी। ओके गाइस, गुड बाय।